आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की रिहाई के बाद अब रामपुर की सियासत कैसे बदलेगी? क्या एक बार फिर आजम खान का दबदबा रामपुर में दिखेगा? बदलती हुई रामपुर की सियासत पर क्या है मामला, हम ये समझेंगे। जानिए कि आज विधानसभा में कैसे इशारों में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहने की कोशिश की है। कंस जैसे शब्दों को लेकर क्या हुई है सियासत, ये जानेंगे। और आखिर में वाराणसी में कल कैसा होगा कल का महाशिवरात्रि का स्नान। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो रामपुर की सियासत क्या एक बार फिर बदलने जा रही है? क्या रामपुर में आजम खान की सियासत दोबारा से उठ खड़ी होगी? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की रिहाई हो गई। 2023 से ही वो हरदोई जेल में बंद थे। 2 जन्म पत्र के मामले में वो फिलहाल जेल में थे, जिन पर कई मुकदमे हैं। आखिरकार उन्हें रेगुलर बेल मिली और आज अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल से रिहा हो गए। उन्हें लेने खुद रुचि वीरा आई, जो कि आजम खान की करीबी हैं और मुरादाबाद की सांसद। इसके अलावा एक तरीके से पूरा भौकाल दिखाई दिया किस तरीके से आजम खान के बेटे की रिहाई में आजम खान के समर्थक पहुंचे, अब्दुल्ला आजम के समर्थक पहुंचे। फिलहाल आजम खान जेल में हैं। 2020 से ही उन पर लगभग 90 मुकदमे हैं। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा 7 महीने जेल में रही और अब वो बाहर हैं। और अब्दुल्ला आजम 17 महीने की जेल के बाद अब जमानत पर बाहर हैं। लेकिन कितना इसका असर होने वाला है? जब से आजम खान जेल में गए, उनका परिवार जेल में गया, अभी फिलहाल किसी सदन में आजम खान का कोई परिवार नहीं है, न तो संसद में, ना ही विधानसभा, ना ही विधान परिषद में। जबकि आपको बताएं कि इसके पहले आजम खान संसद में भी थे, विधायक भी थे, उनकी विधायकी गई। बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार से विधायक थे, उनकी विधायकी गई। और तंजीम फातिमा जो उनकी पत्नी थी, वो भी राज्यसभा में थी। लेकिन फिलहाल इस परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी सदन में नहीं है। लेकिन महज एक रिहाई से क्या रामपुर पर असर पड़ने वाला है? आपको बताएं कि पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे आजम खान की जो तूती थी वो रामपुर में बोलनी बंद हो गई। यानी कि कभी उनकी तूती बोला करती थी, कभी आजम खान के जो बयान है पूरे प्रदेश में अधिकार की तरह थे। अगर आजम खान ने कुछ बोला तो वो एक फरमान की तरह हुआ करता था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से और जब से इस परिवार पर एक के बाद एक दर्जनों मुकदमे हुए, ये पूरा परिवार जेल गया, उसके बाद से आजम खान साइलेंट मोड में चले गए थे। लेकिन उनकी सियासत नहीं रुकी। जब भी समाजवादी पार्टी को आईना दिखाना हुआ, आजम खान जेल से ही वो आईना दिखाते रहे। यही नहीं, अपनी पार्टी के लिए भी मुसीबतें खड़ी करने में आजम खान ने कभी कोई कसर छोड़ी नहीं। यहां तक कि अखिलेश यादव को भी वो इस बात को लेकर जताते रहे कि समाजवादी पार्टी ने इस दुख की घड़ी में उनका साथ छोड़ा है। लेकिन क्या अब आजम खान के बेटे की रिहाई के बाद अब क्या रामपुर की सियासत बदल रही है? बिल्कुल बदलेगी। आपको बताएं कि रामपुर से जो सांसद हैं वो है मोहिबुल्ला नदवी, जो कि आजम खान के विरोधी माने जाते हैं। आजम खान ने जब खुद को या अपने कैंडिडेट को चुनाव में उतारने से अलग कर लिया, उसके बाद अखिलेश यादव ने मोहिबुल्ला नदवी को, जो कि एक दिल्ली के इमाम थे, उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया और आज वो सांसद हैं। ऐसे में फिलहाल मोहिबुल्ला नदवी की बात रामपुर में चलती रही और माना जा रहा था कि जो नया समीकरण है, नई सियासत है, वो वहां मोहिबुल्ला नदवी कर रहे हैं। लेकिन आज भी रामपुर के संगठन पर आजम खान का ही दबदबा है। और अब जब बेटे अब्दुल्ला आजम की रिहाई हो गई है, ऐसे में अब आजम खान एक बार फिर रामपुर में सक्रिय हो सकते हैं। सक्रिय होंगे ये भी लगभग तय है, क्योंकि फिलहाल उन्हें अपनी ही पार्टी के सांसद के
प्रभाव को तोड़ना होगा, क्योंकि पिछले चुनाव के बाद से मोहिबुल्लाह नदवी न सिर्फ रामपुर के सांसद बने हैं, बल्कि लगातार रामपुर में ही आजम खान की सियासत को चुनौती देते रहे हैं। ऐसे में अब्दुल्ला आजम की रिहाई आजम खान की इस नई सियासत को दोबारा रामपुर में शुरू कर सकती है। यानी कि एक्टिव पॉलिटिक्स जो फिलहाल थमी हुई थी इस परिवार की, क्योंकि सभी जेल में थे, सभी लगातार केस और मुकदमे झेल रहे थे। अब जब अब्दुल्ला आजम बाहर होंगे तो आजम खान के लिए उनके माध्यम से सक्रिय पॉलिटिक्स करना आसान होगा। ऐसे में रामपुर की सियासत बदलने वाली है, बदलने जा रही है, ये तय है। लेकिन किस तरीके से बदलेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आजम खान जेल में है, अभी उनके बाहर आने की तुरंत कोई संभावना नहीं है, लेकिन पत्नी और बेटे जमानत पर बाहर हैं। ऐसे में आजम खान अब अपनी सक्रिय राजनीति इनके जरिए इस रामपुर में करते दिखाई देंगे। अब अगली खबर। महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सदन में दिया हुआ बयान बेहद चर्चा में है। दरअसल मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट पढ़ा था कि कुंभ में जिसने जो ढूंढा उसे वो मिला, और उसमें एक बयान जो उन्होंने समाजवादी पार्टी पर और विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कुंभ में जिसने जो ढूंढा वो पाया, वो मिला। यानी गिद्धों को लाशें मिली, सुअरों को गंदगी। यही नहीं, सनातनियों को सनातन मिला और श्रद्धालुओं को भगवान। ऐसे तमाम बातों को कोट कर मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर और सदन के बाहर कुंभ पर हमला करने वालों पर एक जबरदस्त हमला बोला। लेकिन आज समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर काउंटर करने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी यानी कि विपक्ष और खास करके नेता विपक्ष ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इशारों में कुछ लाइनें कही, और पहले आप उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। माता प्रसाद पांडे जो कि नेता विपक्ष हैं, उन्होंने कहा कि एक कंस था। जी हां, भगवान कृष्ण के लीला के बारे में है। एक कंस था और उसको भय था कि कृष्ण पैदा हो गए तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। उसे डर रहता था कि कहीं कृष्ण पैदा ना हो जाएं। जैसा कंस कृष्ण से डरता था, वैसे ही कुछ लोग अखिलेश यादव से डरते हैं। ये आज माता प्रसाद पांडे जो कि नेता विपक्ष हैं, उन्होंने सदन के बाहर कहा है और सदन में भी ऐसी बातों को रखा है। इसके बाद से ये चर्चा चल पड़ी कि इशारों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर यह सीधा हमला है। कंस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा किया गया है, जबकि अखिलेश यादव को कृष्ण बताने की कोशिश हुई है। आज इस मुद्दे पर सदन और सदन के बाहर भी मामला बेहद गर्म रहा। माता प्रसाद पांडे के इस बयान पर मुख्यमंत्री ने तो आज कुछ नहीं कहा, लेकिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है, जवाब दिया है। सुनिए। समाजवादी पार्टी के जो नेता विरोधी दल हैं, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी वो अच्छे आदमी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और हमेशा अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। उनको लिख करके स्क्रिप्ट देते हैं और उनको पढ़ना पड़ता मजबूरी में। और दुर्योधन हो, चाहे कंस हो, चाहे रावण हो, उनके किरदार निभाने का काम हमेशा समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में रही है, उनके किरदारों का, उनके चरित्र को आगे बढ़ाने का काम किए। हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, महिलाओं पर अत्याचार, बहनों पर अत्याचार, जमीन दुकान कब्जा करना, 1000 से अधिक दंगे करना, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में ही संभव अपराधियों द्वारा हो पाता है। अपराधियों को संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी अपने जन्म काल से ही करती रही है। समाजवादी पार्टी को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके कुकृत्य जनता अच्छी तरह जानती है और जनता भुगत चुकी है। और आने वाले समय में 27 में जब चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी हाशिए पर होगी। तो ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये लोग बेशक कृष्ण और कृष्ण के वक्त की बात करें, लेकिन ये लोग खुद दुर्योधन हैं, कंस हैं, रावण जैसी इनकी हरकतें। खैर, ये मुख्यमंत्री की तरफ से या यूं कहें सत्ताधारी दल की तरफ से डिप्टी सीएम का जवाब था। खैर, इस पर सियासत अभी आगे भी जारी रहेगी। ये सदन इतना आसान और इतना हल्का होने वाला नहीं है। अगली खबर।
फिलहाल महाराजगंज में धर्मात्मा निषाद के का मामला थमता नहीं दिख रहा। इस पर सियासत भी उतनी ही तेज है। याद होगा, धर्मात्मा निषाद नाम के एक युवक ने फेसबुक पर अपनी व्यथा लिखकर और खासकर योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद और उनके बेटों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराकर कर ली थी और तब से ही ये मामला बेहद गर्म है। यहां तक कि संजय निषाद ने खुद से इस मामले से पूरी तरीके से पल्ला झाड़ा, अपने बेटे को भेजा, लेकिन लोग इतने नाराज थे कि उन्होंने उनके बेटे को दौड़ा दिया। खैर, आज अब नई एंट्री मुकेश सहनी की हुई। जी हां, बिहार में मुकेश सहनी मल्लाहों के बड़े नेता हैं, निषादों के नेता हैं और आज वो उस परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे और मुकेश सहनी परिवार से मिले। आप देखिए इन तस्वीरों को। उन्होंने कहा कि जब सरकार खुद कह रही है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे, खुद मंत्री इसमें मौजूद हैं जो कि संजय निषाद हैं, तो उन पर यकीन करना चाहिए। अगर नहीं होगा तो लोगों को अब धरना देना चाहिए। उनकी मांग है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे आज उन्होंने न सिर्फ एंट्री ली बल्कि इस मामले में धर्मात्मा निषाद के परिवार से मुलाकात भी की। और अब कुछ तस्वीरें वाराणसी की। जी हां, महाशिवरात्रि पर वाराणसी में कल लाखों लोगों की जुटने की उम्मीद है। यूं तो हर दिन 10 लाख से 15 लाख की भीड़ इस पूरे महाकुंभ में, इस वाराणसी में, इस बाबा विश्वनाथ के दर्शन और यहाँ के गंगा में स्नान करने के लिए होती रही है। लेकिन कल महाशिवरात्रि के अवसर पर यह रिकॉर्ड टूट सकता है। माना जा रहा है कि यहाँ भी बड़ी भीड़ कल महास्नान को उतरेगी। लेकिन महाकुंभ में जितने साधु संत, जितने नागा, जितने अखाड़े आए हैं, वो सब कल यहाँ पर स्नान करेंगे। यानी कि कल के स्नान के साथ ही इस कुंभ पूर्ण हो जाएगा। सभी नागा, सभी अखाड़े कल बाबा विश्वनाथ के दर्शन को जाएंगे और सुबह यह दृश्य सबके सामने होगा। वाराणसी की इन तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। फिलहाल वाराणसी से आप यूपी तक की इस टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।